नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और ये इसकी तीसरी क्लास है आज। इसका मतलब ये है कि मैं काफ़ी डिटेल में करा रहा हूं और डिटेल में कराने का उद्देश्य भी ये है कि आप लोगों को हर वो जानकारी प्राप्त होती रहे जिसके लिए या जो आपके एग्ज़ाम में आता हो। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। आई होप ये सारे जितने भी अभी तक मैंने पॉइंट समझाए थे वो आपने लिख लिए होंगे। आप कहेंगे सर डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको आप लिखेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ऑफ इंडिया। क्या ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं? उम्मीद है इनको आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को लिख रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर संवैधानिक विकास। देखिएगा, हम लोगों ने कल पढ़ा था 1781 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। और मेरी आशा भी है कि आप लोग सभी साथी जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं वो जरूर लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे। आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया। सिंपल सी चीजें होने वाली हैं। कल मैंने आपको बताया था 1781, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधनात्मक अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। किसकी हम बात करेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे हम किस नाम से पढ़ेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे हम क्या पढ़ लेंगे? आप कहेंगे सर पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं इसे हम? आप कहेंगे सर पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, विलियम पिट्स के द्वारा, विलियम पिट्स जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? विलियम पिट्स जो थे ब्रिटिश पीएम थे, जिनके द्वारा भैया एक अधिनियम पेश किया गया और इसी अधिनियम को नाम दे दिया ब्रिटिश, जो अधिनियम बना उसे नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस अधिनियम के द्वारा, ये अधिनियम क्यों लाया गया था? तो आप कहेंगे सर सेटलमेंट एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब असफल हुआ 1781 का, तो उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि जो कंपनी ने भारत के राज्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, अब वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाएंगे। यानी कि एक तरीके से जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन भारतीय क्षेत्रों पर अपना दायरा, अपना कंट्रोल कर रखा था, अब वो भारतीय क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश इंडिया कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्रिटिश इंडिया कहलाएंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये अधिनियम क्यों आया था। आप कहेंगे सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद, की असफलता के बाद, असफलता के बाद बाद ये आया। ठीक है, असफलता के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? आप कहेंगे सर पिट्स इंडिया एक्ट। आप मुझे बता देना भैया, पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इसे 1784
आया। ठीक है, ये आया। अच्छा, इसका कुछ जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वो क्या क्या थे? इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया, बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बड़ा धीरे धीरे, ताकि शानदार तरीके से हर चीजें आप लोगों को मैं कवर कराता हुआ चलूं। आप कहेंगे सर इस अधिनियम से, इस अधिनियम या एक्ट के द्वारा क्या किया गया? अधिनियम या एक्ट कह सकते हैं। इस एक्ट द्वारा जो एक्ट द्वारा या एक्ट से, इस एक्ट से या इस अधिनियम से क्या किया गया कि कंपनी द्वारा, कंपनी के द्वारा या कंपनी का जिन भारतीय क्षेत्रों पर या कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र, कंपनी द्वारा अधिकृत, अधिकृत का मतलब समझ रहे हैं? अधिकृत, अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय, इंग्लिश में भी लिखूंगा, भारतीय राज्य क्षेत्र, क्षेत्र जिन्हें हम क्या कह सकते हैं जी? आप इन्हें कहेंगे सर, इन्हें हम कहेंगे ऑक्युपाइड, आप कहेंगे सर ऑक्युपाइड। जितने भी ऑक्युपाइड थे, आप मुझे बता सकते हैं कि सर जो भी ऑक्युपाइड थे, जो भी ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरीज, ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज, जो भी भारतीय राज्य क्षेत्र था, इंडियन टेरिटरीज वाय कंपनी, क्योंकि कंपनी ने ही इन पे कब्जा किया हुआ था। किसने? कंपनी ने ही कब्जा किया हुआ था। राज्य क्षेत्र अब ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गए। किसके कंट्रोल में आ गए? ब्रिटिश ताज के अधिकार क्षेत्र में आ गए। किसके अधिकार क्षेत्र में? ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में या ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गए। ब्रिटिश ताज, जिसे ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गए। आप कहेंगे सर ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गए, के नियंत्रण में आ गए, नियंत्रण में आ गए। और उन्हें क्या कहा गया? आए। अब उन्हें क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारतीय राज्य क्षेत्र थे, जिन्हें कंपनी ने अपने कब्जे में ले रखा था, इन क्षेत्रों को क्या कहा गया? इन क्षेत्रों को क्या कहा गया भैया? ब्रिटिश भारत कहा गया। इन क्षेत्रों को अब क्या कहा गया भैया? ब्रिटिश भारत कहा गया। ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया कहा गया। आप कहेंगे सर ब्रिटिश इंडिया कहा गया, ब्रिटिश इंडिया कहा गया। तो ये चीज आप लोगों ने लिखना है। ठीक है जी, बताइए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि सर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1781 की असफलता के बाद आया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र जिन पर कंपनी का अधिकार था, अब वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाएंगे। किसके अधीन आ जाएंगे? ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाएंगे। अब उन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। अब यहां पर क्या किया गया कि कंपनी के माध्यम से जो कंपनी का व्यापार, राजनीतिक कार्यकलाप हो रहे थे, अब उन्हें अलग अलग कर दिया गया कि इसके द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों अलग अलग कर दिए। यहां पर दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा कि सर इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? अधिनियम द्वारा क्या क्या किया गया है भैया? अधिनियम द्वारा राजनीतिक एवं, आप कहेंगे सर व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए। व्यापारिक यानी कि जो बिजनेस था ना, बिजनेस, आप कहेंगे बिजनेस एवं व्यापारिक, बिजनेस एवं राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए? राजनीतिक कार्य अलग कर दिए। कार्य क्या कर दिए? कार्य अलग कर दिए। राजनीतिक को बोलते हैं पॉलिटिकल। ठीक है जी, क्या बोलेंगे इनको? पॉलिटिकल। आप कहेंगे पॉलिटिकल कार्य अलग कर दिए, कार्य अलग किए, अलग हो गए। ठीक है, अलग किए।
अब यहां पर बात यह थी कि सर इनका जो देख रेख है, इन पर नियंत्रण किसका था, इन पर नियंत्रण किसका दे दिया, इन पर जो व्यापारिक कार्य थे इन पर किसका कंट्रोल था। तो आप कहेंगे सर इन पर जो नियंत्रण था ना, जो नियंत्रण था इन पर नियंत्रण किसका था, जो व्यापारिक मामले देख रहे थे वो कौन देख रहा था। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप कहेंगे सर निदेशक मंडल, कि भैया व्यापारिक काम कौन देख रहा था, निदेशक मंडल देख रहा था। लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए इनके नियंत्रण के लिए एक नया विभाग बनाया गया। इसके नियंत्रण के लिए, इसके कंट्रोल के लिए क्या किया गया, एक नया विभाग बना दिया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे भैया क्या कहा गया, जिसे कहा गया भैया राजनीतिक मामले कोर्ट ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। क्या करेंगे जी, सर हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लिखिए, लिखा करो। अच्छा चलिए अलग अलग लिख देते हैं। आप कहेंगे सर यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, ये तो मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जिनको राजनीतिक का नहीं पता होगा वो पॉलिटिकल समझ जाएंगे, वो पॉलिटिकल समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर कि राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, जो पॉलिटिकल मैटर्स थे इनको देखने के लिए एक नया विभाग बना दिया गया। इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नया विभाग बना जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या कहा गया भैया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कि सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य कितने थे इसमें। आप कहेंगे सर इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, टोटल मेंबर्स कितने थे मेरे दोस्तों। आप कहेंगे सर इसमें टोटल मेंबर्स थे 6। कि सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 6। ठीक है, क्या थी, 6। अब जैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जिन क्षेत्रों पर कंपनी अपना अधिकार बना चुकी थी वो अब कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहे, वो अब किसको मिल गए, ब्रिटिश भारत को मिल गए, यानी कि ब्रिटिश सम्राट को मिल गए, ब्रिटिश क्राउन को मिल गए, जिस पर ब्रिटिश राजा का अधिकार था। अब उन क्षेत्रों को कंपनी का अधिकार क्षेत्र नहीं कहा गया, उन्हें ब्रिटिश भारत कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत कहा गया। अब इसी अधिनियम के द्वारा व्यापारिक मामले, व्यापारिक यानी कि बिजनेस वाले जो मामले थे, बिजनेस वाले जो मामले थे इनकी देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से था। लेकिन राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया विभाग बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रक मंडल, इसे क्या कहा गया, इसे नियंत्रक मंडल कहा गया। कि नियंत्रक मंडल की स्थापना, नियंत्रक मंडल की स्थापना कब की गई थी, नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य थे। ठीक है, ठीक है जी, क्या थे, 6 सदस्य थे। देखिए ये निदेशक मंडल है, ये नियंत्रक मंडल है। अब ये जो 6 सदस्य थे इनमें एक होता था चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चेंजर नहीं एक्सचेकर। एक होता था राज्य सचिव और 4 होते थे प्रीवी काउंसिल के द्वारा, प्रीवी काउंसिल के द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। अब इनके अलग अलग काम करेंगे कि सर इन दोनों ने कब तक काम किया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने 1858 तक काम किया। ठीक है, ये जो व्यवस्था चली आई ये 1858 तक बनी रही। पहला पॉइंट समझा दूं कि कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र, ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी बाय कंपनी, ऐसे भारत के राज्य क्षेत्र जिन पर कंपनी ने अधिकार कर लिया था, अब वो कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहे, अब वो ब्रिटिश राजा या ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए, जिन पर अब भैया ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा। जिन क्षेत्रों को
अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिटिश भारत कहलाएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? लिख लिए होंगे। आगे बात आती है। अब भैया 2 पॉइंट हमने यहां लिख लिए। अब इसमें जो है तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि सर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मत लिखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं लिखना, इंग्लिश में इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही लिखा जाता है। ठीक है, इससे हम क्या बोलेंगे? निदेशक मंडल, सॉरी नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? नियंत्रक मंडल। चलिए यहां पर हम बोलेंगे इसमें टोटल 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य हुआ करते थे। इसमें कितने सदस्य थे? 6। एक कौन था? एक था भैया, आप कहेंगे सर चांसलर, आप कहेंगे सर चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर। ठीक है जी, कौन था? एक्सचेकर। इसे इंग्लिश में भी, हिंदी में भी चांसलर ही लिखते हैं, चांसलर। आप कहेंगे कौन था जी? आप कहेंगे सर चांसलर, चांसलर ऑफ ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर, चेकर। ठीक है जी, एक्सचेकर। अब बात ये आ गई कि एक तो ये था, अब इसमें भैया, इसमें ये हमने पढ़ लिया। एक कौन था? एक था राज्य सचिव। एक कौन था? राज्य सचिव था, जिसे हम स्टेट सेक्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे सर स्टेट सेक्रेटरी। कौन था जी? स्टेट सेक्रेटरी था। ठीक है, और इसमें 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। 4 जो थे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। ठीक है, प्रीवी काउंसिल के सदस्य, के सदस्य, यानी कि मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल। ठीक है, कौन थे जी? इंग्लिश में भी लिख लीजिए, मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल। अच्छा प्रश्न यहां पर बन जाता है, तो आप लोग ये लिख लीजिए। ठीक है माय डियर, अब यहां पर हमने ये सारी चीजें बात कर ली कि सर ये बताइए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब खत्म किया गया? जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? चौथा पॉइंट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब हम बात कर रहे हैं कि भैया यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? सर नोट्स बना ले हमने आज से। बिल्कुल भैया कर लो, बिल्कुल कर लो जी। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी ना, गवर्नर जनरल, आप कहेंगे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी संख्या कितनी थी? गवर्नर जनरल की परिषद, परिषद की संख्या, संख्या भैया 4 से क्या कर दिया? संख्या 4 से 3 कर दिया गया, 3 कर दिया। कि हमने अभी कुछ दिन कल ही पढ़ा था कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद में 4 सदस्य थे, जिसमें एक था फिलिप फ्रांसिस, एक था भैया क्लेवरिंग, एक था मॉनसन और एक था भैया बरवेल। 4 सदस्य थे। अब उन सदस्यों में से एक सदस्य कम कर दिया, यानी कि 4 से 3 कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया? 3 कर दिया गया। और इनमें से ही किसी को भी प्रांत का कमांडर बना दिया जाता था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर, ये बहुत अच्छी चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि सर गवर्नर जनरल की हमने यहां पर बात कर ली, कि सर पांचवा हम यहां पर बात करेंगे जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी। आप कहेंगे सर जो प्रांतीय परिषद थी, जो प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल काउंसिल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोविंशियल, प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल।
के सदस्य के सदस्य भी 4 से 3 कर दिए गए, 4 से 3 कर दिए। 4 थे पहले, अब कितने कर दिए? 3 कर दिए। चलिए ये भी हमें पता चल गया। इसमें और एक चीज और व्यवस्था ये कर दी गई कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि यदि कोई भी प्रांत केंद्रीय नियमों का पालन नहीं करता है तो प्रांतीय सरकारों को समाप्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है जी। यहां पर हम बात करते हैं किसको हटाया गया, वो नहीं, संख्या कम कर दी गई, संख्या कम हो गई जी। अब छठा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि सर ये बताइए गवर्नर जनरल को क्या अधिकार दिया? गवर्नर जनरल, इंग्लिश में तो गवर्नर जनरल हमने कई बार लिख लिया, गवर्नर जनरल को अधिकार दिया। अधिकार तो आप जानते हैं, राइट दिया गया, अधिकार दिया कि दिया दिया गया, अधिकार दिया यदि प्रांतीय सरकार या प्रांतीय सरकारें, जो भैया प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, प्रांतीय सरकारों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से जानेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है जी, आप कहेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट केंद्रीय मतलब जैसे कि आज की डेट में संसद है, केंद्रीय जो भी चीजें भैया केंद्र के अनुसार बनाई गई थी, या भैया ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे क्या बताओगे कि सर केंद्रीय शासन का अनुपालन ना करने पर, सेंट्रल रूल्स को ना मानने पर, केंद्रीय शासन ना मानने पर सरकारें केंद्रीय शासन नहीं मानती, शासन जिन्हें सेंट्रल रूल कह सकते हैं, सेंट्रल रूल ना मानने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था, मानने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था, बर्खास्त किया, यानी कि बर्खास्त का मतलब होता है सस्पेंड किया जा सकता था। और यह अधिकार किसको था कि यदि कोई भी प्रांतीय सरकार केंद्रीय शासन का अनुपालन नहीं करती है, उन्हें नहीं मानती है, तो उनको भैया बर्खास्त कर सकते थे, सस्पेंड किया जा सकता था। ठीक है, यह अधिकार किसको मिल गया था? गवर्नर जनरल को। किसको मिल गया था? गवर्नर जनरल को मिल गया था। ठीक है, ये भी आप लोग यहां पर लिख लें। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें आप लिखेंगे कि सर गवर्नर जनरल बिना कंपनी के डायरेक्टर्स से, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बिना परमिशन के किसी भी भारतीय राजा से ना तो युद्ध करेगा, ना ही कोई संधि करेगा, ना ही युद्ध करेगा, ना ही कोई संधि करेगा। चलिए यहां पर इसका 7th पॉइंट और लिख देता हूं बस लास्ट में। ठीक है, थोड़ा डिटेल ज्यादा हो रहा है लेकिन जरूरी है। आप कहेंगे सर यहां मैं लिख देता हूं भैया निदेशक मंडल या कंपनी के डायरेक्टर्स लिख दूं, कंपनी के डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी की बिना स्वीकृति यानी कि परमिशन के, आप कहेंगे बिना परमिशन के भारतीय राजा से या भारतीय राजाओं से कि बिना स्वीकृति, विदाउट परमिशन, भारतीय राजाओं से
गवर्नर जनरल, ना तो युद्ध करेगा गवर्नर जनरल, ना तो युद्ध करेगा, ना तो युद्ध, युद्ध मतलब वॉर, ना तो भैया वॉर करेगा, एवं ना ना ही संधि करेगा। संधि मतलब ट्रीटी, ना तो ट्रीटी करेगा और ना ही कोई संधि करेगा। ठीक है जी। अब गवर्नर जनरल का यह अधिकार खत्म हुआ कि जब तक वो डायरेक्टर्स से स्वीकृति नहीं ले लेता कि किसी भारतीय राजा पर हमला करना है या किसी भारतीय राजा से संधि करनी है, तब तक वो हमला या संधि नहीं करेगा। ठीक है जी। चलिए, यहां तक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं 1786 का अधिनियम क्या कहता है, एक्ट ऑफ 1786, जिसे भैया हम, हाँ जी लिख लीजिए आप लोग। यह 1786 बहुत जरूरी है नहीं, उसको नहीं लिखेंगे हम। चार्टर एक्ट 1793 पे चलते हैं, 1793 पे चलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक आप लोग भैया लिखते हुए चलिए। प्रिंस यदुवंशी मेरे लाल, बहुत महत्वपूर्ण है ये, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। मैं अभी आपको बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत बहुत धीरे करा रहा हूं, इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया था ये। चलिए, यहां तक आपने लिख लिया। अब बात आ जाती है सर 1793 का राजलेख। आप कहेंगे सर 1793 का राजलेख, का राजलेख। ठीक है जी, राजलेख कि सर ये क्या था 1793 का राजलेख। आप कहेंगे सर 1793 का राजलेख यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट मैं अभी बताऊंगा कि सर कंपनी के कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ऐसा कौन से अधिनियम में किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिनिमम की तो बात ही नहीं है, मेन कितने मेंबर्स होते हैं भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को, जो व्यापारिक अधिकार थे, उन्हें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो नियंत्रक मंडल बना था 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट से, या 1786 के अधिनियम से, या 1784 के अधिनियम से, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से जो नया एक विभाग बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन था, सैलरी, वो कहां से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, भारत के राजस्व से दी जाएगी। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया। आप कहेंगे सर इस अधिनियम द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, द्वारा या इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी के अधिकारों को, ठीक है, कंपनी के अधिकारों को राइट्स ऑफ कंपनी कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया या एक्सटेंड कर दिया, बढ़ाया या एक्सटेंड कर दिया। आप कहेंगे सर एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड बढ़ाया या एक्सटेंड कर दिया। ठीक है जी, बढ़ाया या एक्सटेंड कर दिया। कि सर ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि 1833 में भी इसको पुनः बढ़ाया जाएगा। अरे भैया निशा कोई बात नहीं, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मैं गलत ही पढ़ाऊंगा, आप उसको सही पढ़ लेना, आप उसको सही पढ़ लेना। जो बुक में दिया हुआ है आप उसी को सही मानो, इसको सही मत मानो। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ जी।
इसी को आप लोग लिख लीजिए भैया। 1833 में है, जिसे पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज। आप ये जान लें, ये जान लें कि जो लिटिल नॉलेज होती है ना, वो वेरी डेंजरस नॉलेज होती है। 1833 का राजलेख आया था, जिसमें कंपनी के अधिकारों को पुनः दोबारा से 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है। पहले देख लिया करो किसी को गलत बोलने से पहले, क्योंकि आप ये नहीं जानते होगे, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा होगा। आपको लगता है कि ये बहुत सरल होगा, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, जिसे मैं आम भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। तो बेटा एकदम से ऐसे किसी को गलत मत बोल दिया करो, है ना। दुख होता है, क्योंकि टीचर आपसे ज्यादा मेहनत करता है, आपसे ज्यादा मेहनत करता है। 1833 के चार्टर एक्ट में 20 साल के लिए पुनः बढ़ाया गया था, दोबारा से बढ़ाया गया। पहली बार कब बढ़ाया गया? यहां पर बढ़ाया गया। समझ गए? तो टीचर को एकदम से गलत मत बोला करो। चलिए आगे बात करते हैं कि सर इस अधिनियम से क्या कहा गया। इस अधिनियम द्वारा, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा आपको लग रहा होगा कि मैं आया और ऐसे ही उठा के पढ़ाने लग गया। ना बेटा ना, आपसे पहले मैंने इनको याद किया, इनको सर्च किया, उसके बाद मैं आपकी क्लास में लाया हूं। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, आप कहेंगे सर नियंत्रक मंडल के सदस्यों को, के सदस्यों को, मेंबर्स को, सदस्यों को जो वेतन था, वेतन कहां से दिया जाएगा? वेतन, सैलरी। आप कहेंगे सर ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी कहां से दी जाएगी? सैलरी भारतीय राजस्व से दी जाएगी। कहां से? भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से। ठीक है। राजस्व, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। कहां से? आप कहेंगे सर इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ठीक है। किससे दी जाएगी? इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, दी जाएगी। ये व्यवस्था कब की गई थी? तो ये व्यवस्था की गई थी 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि सर ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर हम सारी चीजों को लिख लेते हैं। बताइए मुझे। चलिए इसमें दो ही पॉइंट लिखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। अब बात आती है जी 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं पहले। आप यहां पर पढ़ना 1813 का चार्टर एक्ट का, 1813 का चार्टर एक्ट, या राजलेख लिखो, चार्टर इंग्लिश में लिखेंगे राजलेख। ठीक है। राजलेख, इसे हम क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर चार्टर एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर खर्च करेगी। किस पर खर्च करेगी? शिक्षा पर खर्च करेगी। ठीक है। हाँ जी। आप कहेंगे सर 1 लाख रुपए कहां पर खर्च करेगी? शिक्षा पर खर्च करेगी। 3 पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे कि सर इसमें चीन के साथ, चीन के साथ और चाय का एक अधिकार कंपनी के पास रहेगा, बाकी कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। आप कहेंगे सर इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली, कि भैया ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। लेकिन भैया कर दिया, एक चीज आप याद रखना, यहां पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तो किया, लेकिन नोट में लिखना, नोट में लिखना कंपनी, कंपनी चीन के साथ,
चीन के साथ व्यापार के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार करती रहेगी, एवं चाय का व्यापार करती रहेगी, चाय का व्यापार करती रहेगी। ठीक है, आप कहेंगे सर करती रहेगी, रहेगी। ये अधिकार अभी कंपनी के पास ही था कि सर जो कंपनी है वो चीन के साथ व्यापार करेगी, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड ऑफ टी, ये दोनों ही अधिकार चीन के पास थे। बाकी सभी व्यापारिक अधिकार खत्म हो गए। अब इसके द्वारा यह अधिकार दिया गया कि जो ब्रिटिशर हैं वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। जो पहले केवल कंपनी व्यापार कर सकती थी, अब ब्रिटेन के हर कोई व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है। क्या कर सकता है? तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा कहा गया ब्रिटिशर यानी कि अंग्रेज, अंग्रेज, और अंग्रेज भी कौन, जिसे हम ब्रिटिशर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रिटिशर, यानी कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकते थे, भारत में व्यापार कर सकते थे। कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला? तो आप कहेंगे सर 1813 का चार्टर एक्ट कर सकते थे। ठीक है, यहां तक आप लोग जरूर इसको लिखना। ये नोट में चाहे तो आप नोट में इसको डाल देना। ठीक है, नोट में डाल देना। ठीक है, मैंने यहां पर नोट में डाल दिया। आगे बात करूंगा इसी का। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसी का तीसरा पॉइंट लिखूंगा कि भैया भारत में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज लोग, ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत में 1 लाख रुपए खर्च करेगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विल एक्सपेंड या बिल एक्सपेंडिचर या स्पेंड 1 लाख ऑन इंडियन एजुकेशन। चलिए तजिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से। शिवम जी धन्यवाद। हाँ बिल्कुल निशा, ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई, बिल्कुल मिल गई। चलिए लिख लीजिए इसको, यहां तक लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा इसमें। थर्ड पॉइंट ये है कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर, भारतीय किस पर भैया? या भारतीयों की शिक्षा पर, शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। क्या करेगी जी? खर्च करेगी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहां पर आप इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना इसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल क्या करेगी भैया? खर्च करेगी। यानी कि क्या कर देगी भैया? एक्सपेंडिचर है उसका, यानी कि स्पेंड करेगी। विल स्पेंड 1 lakh every year on the education of Indian, on the education, या to the education of Indian, कि भैया भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। यह भी प्रावधान 1813 में था। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर ईसाई धर्म का प्रचार करने की आजादी, ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई, प्रचार की स्वतंत्रता मिली कि भैया जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो भारत में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता मिली। यानी कि जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियन रिलीजियन है, उसको भारत में प्रचार प्रसार किया जा सकता था। यह व्यवस्था भी 1813 के चार्टर एक्ट में कर दी गई। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था?
जल्दी से बताइए। जो 52 एडी में आया था, 52 ईस्वी में आया था, कौन था? तो थॉमस ए अपोस्टल था, जो भारत के केरल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए। लक्की गौतम धन्यवाद भैया। ठीक है, हाँ जी, बताइए। यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे, यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलिए यहां पर हम बात करने वाले हैं कि सर 1833 का 33 का राजलेख, राजलेख। अब आप लोग मुझे बताएंगे 1833 का राजलेख, जिसे हम बोलेंगे चार्टर, चार्टर एक्ट, एक्ट ऑफ 1833, 1833। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब आप लोग मुझे बताएं 1833 का चार्टर, चार्टर एक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या था कि जो कंपनी का एकाधिकार चाय और चीन के साथ था वो भी खत्म कर दिया। यानी कि कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंप्लीट, कंप्लीट जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, नहीं भैया विक्रम कैसी बात कर रहे हो? आपने कभी देखा मुझे ऐसे? आपने कभी देखा? हाँ जी, विवेक वरीक जी, मैंने हर चैप्टर में सब कुछ कराया है। हाँ येलो बुक में थोड़ा सा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तभी तो मैं डिटेल में करा रहा हूँ भैया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सर इसके द्वारा क्या किया गया। कंपनी का, कंपनी का सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। एकाधिकार समाप्त कर दिया। हालांकि 1813 में एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार कंपनी का बना रहा था। अधिकार यानी कि ऑल ट्रेड मोनोपोली, ऑल ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। तो ये चीजें भी आपने लिखनी है। और इसी के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंग्लिश वाले बच्चे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लिखना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। क्या ये सारी चीजें आप नहीं लिख पाएंगे कि सर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? विलियम बेंटिक, और उसी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया था? आप कहेंगे सर विलियम बेंटिक को। किसे बना दिया था? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक को। क्या ये चीजें लिख ली? विलियम बेंटिक, कि भैया भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और बंगाल का अंतिम यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लास्ट गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक ही था। क्योंकि भैया इसी को भारत का क्या बना दिया था? इसी को भारत का, विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक इसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, तो आप मुझे बताएंगे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया। कंपनी के अधिकारों को पुनः 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को, ठीक है, राइट ऑफ कंपनी
के अधिकारों को पुनः, अगेन, तो आप कहेंगे सर पुनः यानी कि अगेन, फिर से, अगेन 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है निशा, यहां पर आप कंफ्यूज थी, अब तो कंफ्यूज नहीं होंगी। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाया, एक्सटेंड किया। क्या किया भैया? एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड किया। चलिए, बढ़ाया या एक्सटेंड किया कि कौन सा अधिनियम था, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। अब ये कहा गया कि सर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। यहां पर आप लोग इसको लिख लें। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे? अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में शामिल कर दिया कि जब हमने गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे, एक हटा दिया था, 3 रह गए थे, तो अब एक चौथा सदस्य शामिल किया जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और वो चौथा सदस्य था मैकाले। ठीक है, उसी मैकाले के नेतृत्व में एक विधि आयोग बनाया गया था। क्या किया गया था? विधि आयोग बनाया गया था। आप कहेंगे सर इसी के तहत क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल थी, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, आप इंग्लिश में लिखेंगे काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है जी, गवर्नर जनरल, गवर्नर, आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल, जनरल की परिषद में चौथे एक विधि सदस्य को या चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया। चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में, फोर्थ मेंबर के रूप में, फोर्थ मेंबर के रूप में, के रूप में क्या जोड़ा गया भैया? आप कहेंगे सर सदस्य के रूप में विधि सदस्य जोड़ा गया। क्या किया गया? विधि सदस्य जोड़ा गया। लॉ मेंबर, क्योंकि 3 कर दिए थे, अब एक लॉ मेंबर और जुड़ जाता है। क्या किया गया? एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। ये थोड़ा लिखने वाला ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टफ लग सकता है कि सर पहले क्या थे, 4 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में, लेकिन फिर एक सदस्य को हटा दिया गया था, एक सदस्य को हटा दिया था, 3 रह गए थे। अब भैया, अब यहां पर देखो मैंने लिखवाया होगा आप लोगों को, यहां पर मैंने लिखवाया था कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या क्या कर दी थी भैया? आप कहेंगे 4 से 3 कर दी थी, लेकिन पुनः पुनः क्या कर दिया, द्वारा से क्या कर दिया भैया कि 1833 के चार्टर एक्ट के रूप में चौथा सदस्य जो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया वो कौन था? तो आप कहेंगे मैकाले था। कौन था? मैकाले। अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पहला विधि आयोग बनाया गया। आप कहेंगे सर इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि एक विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग में 4 सदस्य थे और विधि आयोग का पहला अध्यक्ष था मैकाले। कौन था जी? मैकाले। बिल्कुल कपिल कुमार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, मैं ऐसे कॉपी किताबें मैंने खोल रखी हैं सारी, मैं कभी इसमें देख रहा हूँ, कभी इसमें देख रहा हूँ, कभी इसमें देख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ। ठीक है। यार आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये आपके लिए ये जरूरी है? मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मतलब यहां से होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उससे होना चाहिए। ठीक है, यही तो होना चाहिए भाई, और तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता, और तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता कि सर गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 सदस्य थे, लेकिन फिर 3 हो गए थे, 1833 में पुनः 4 कर दिए गए, लेकिन चौथा सदस्य जो जोड़ा गया था वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसी में क्या किया गया है, यहीं पर क्या किया जाएगा कि सर प्रथम विधि आयोग बनाया। आप कहेंगे सर प्रथम विधि आयोग कब बना?
प्रथम विधि आयोग, कि सर पहला विधि आयोग कब बना था? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनाया गया? आप कहेंगे सर फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनाया गया था? कौन कौन भैया बताएंगे? फर्स्ट लॉ कमीशन जिसका अध्यक्ष था, तो आप कहेंगे सर 1834 में बनाया गया था। इसमें भैया क्या होता था? इसमें एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन और चार सदस्य होते थे। ठीक है। इसका जो पहला अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? इसमें पहला अध्यक्ष फर्स्ट चेयरमैन, जिसका नाम था जी मैकाले। क्या नाम था? मैकाले। ठीक है जी, मैकाले। ये वही मैकाले है जिसने अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की बात की थी, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की बात की थी। और इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी अधिनियम के द्वारा 1843 में 10 साल बाद ठगी प्रथा समाप्त की गई थी। सॉरी, दास प्रथा समाप्त की गई थी। कौन सी प्रथा? दास प्रथा समाप्त की। दास प्रथा पर रोक लगाई, पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है जी, दास प्रथा पर रोक लगा दी। अब 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट बचा है, लास्ट चार्टर एक्ट बचा है 1853 का। उसे हम पढ़ेंगे भैया, उसे हम क्या पढ़ेंगे? उसे हम क्या पढ़ेंगे? कल, क्योंकि आज तो समय नहीं बचा हमारे पास, समय नहीं बचा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यह है कि एक क्लास आपकी कल हो जाएगी। ठीक है जी, एक क्लास आपकी क्या हो जाएगी? कल हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कल या परसों ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भैया ये बताइए कि कंपनी का जो अधिकार पुनः द्वारा 20 वर्ष के लिए किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया, और पहली बार 20 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।